नमस्कार दोस्तों। जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि देश का हर नागरिक पैसे, घर, रुतबे में बराबर ही थे। कई काफ़ी पैसे वाले थे तो कई दाने-दाने को मोहताज। तो कइयों के पास देश के संसाधनों तक पहुँच तक नहीं थी। ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि अगर देश को विकास के रास्ते पर तेज़ गति से आगे ले जाना है, तो ज़रूरी है सभी का विकास हो और इसी कोशिश में उन लोगों को चिन्हित किया गया, जो औरों की तुलना में काफ़ी पिछड़े थे। न उनके पास खाने के लिए रोटी थी, न तन पर कपड़े और न सिर पर छत। उन्हें नलों पर पानी तक नहीं लेने दिया जाता था और न ही मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाता था। इन सब उपेक्षाओं के कारण देश में आरक्षण का जन्म हुआ, ताकि देश में पिछड़ी जातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सके, पिछड़े वर्गों के लिए प्रगति का समान अवसर प्रदान किया जा सके, ताकि वे उन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें जो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। और इस क्रम में आरक्षण कई बार पार्लियामेंट तो कई बार न्याय की चौखट तक पहुंचा। 1 अगस्त यानी कल आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, वो भी उसी की कड़ी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि दलित और जनजातीय समुदाय को मिलने वाले आरक्षण के भीतर अत्यंत पिछड़े एससी/एसटी जातियों के लिए कोटा लागू किया जा सकता है। मतलब कि सरकार कोटा के भीतर कोटा दे सकती है और किसी एक जाति को 100% आरक्षण पर रोक लगाई जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एससी/एसटी को दिए जाने वाले आरक्षण के भीतर ऐसी जातियों को ज़्यादा तरजीह दिया जा सकता है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हैं। कोर्ट का कहना है कि एससी/एसटी समुदाय में भी केवल कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान की जाए और जिन जातियों को लाभ मिल चुका है उन्हें इससे बाहर कर दिया जाए। देखा जाए तो कोटे के भीतर कोटे के मुद्दे की बुनियाद आज से 49 साल पहले पंजाब सरकार के एक फैसले से पड़ी। राज्य सरकार ने 25% एससी कोटे को 2 श्रेणियों में बांट दिया था। पहला वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए। ये बंटवारा ईवी चिन्नैया मामले में 2004 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जारी रहा। तब 5 जजों की बेंच ने आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट एक्ट 2000 को रद्द कर दिया था। हालांकि ये मांग पहले से ही जोर पकड़ती जा रही थी। दरअसल 1960 के दशक से ही पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूहों की शिकायत रही कि आगे बढ़ चुके एससी वर्ग आरक्षण का सारा लाभ हथिया लेते हैं। तो अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले पर। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। उस समय कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ उप जातियों को विशेष लाभ देने से इनकार कर दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर संविधान में प्रावधान क्या है। देखा जाए तो इस समय देश में कुल 49.5% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को 15% आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों को 27% आरक्षण दिया जाता है और इस तरह से कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा 49.5% हुई। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब सरकारें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के तय आरक्षण में उस वर्ग के अत्यंत पिछड़े या गरीब को आरक्षण दे सकती है। दूसरी बात कि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर मतलब कि आर्थिक रूप से संपन्न और नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनका भी विभाजन है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलता है। दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, जो अन्य आरक्षण के अतिरिक्त है। जनवरी 2019 में संविधान संशोधन बिल लाकर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है और सामान्य वर्ग के उन लोगों को ही मिलता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। अब बात करें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को लेकर, तो केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इन श्रेणियों के लिए आरक्षण दिया जाता है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी
IIM जैसी संस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर राज्यों के आरक्षण की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण और OBC SC ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है, जिसमें OBC MBC और SC ST श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल है। आंध्र प्रदेश में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 9.5% है, कुछ मुस्लिम समूह पहले से ही राज्य OBC सूची में शामिल हैं, जिनमें 7% से 10% तक कोटा है। हालांकि कर्नाटक और केरल के मॉडल का अनुसरण करते हुए सभी मुसलमानों को OBC श्रेणी में शामिल करने का प्रयास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का बयान भी आ गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी सरकार SC ST आरक्षण को A, B, C और D वर्गों में बांटेगी। बात संवैधानिक प्रावधानों की करें तो अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC और ST कहा जाता है, और ये जरूरी नहीं कि एक राज्य में अगर किसी जाति को SC माना जाता है तो दूसरे राज्य में भी यह अधिसूचित जाति SC ही हो, मतलब कि वह दूसरे राज्य में SC नहीं भी हो सकती है। एक बात ध्यान देने लायक है कि जब संविधान लिखा गया था तो उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा तो दिया गया था, लेकिन विशेष दर्जा देते समय इसमें जाति को लेकर कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मतलब ये नहीं बताया गया था कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब तय कैसे होता था। इन बातों को तय करती रही केंद्र सरकार, मतलब ये तय करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। अब सवाल उठता है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद इसमें क्या क्या बदलेगा या फिर चीजें कैसे हमारे सामने आएंगी। पहली बात तो ये कि जो जातियां इसमें तवज्जो पाएंगी, राजनीतिक दलों के लिए उनके वोट बैंक का महत्व काफी बढ़ जाएगा, और जिन जातियों के अंदर नई जातियों को आरक्षण मिलेगा, जिससे हम कोटा के अंदर कोटा की बात कह रहे हैं, उसका ब्लेम भी राजनीतिक दलों पर नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल इसे ये कहकर चुनाव में भुना सकते हैं कि कोर्ट के डिसीजन से ये सब हो रहा है, उनका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इसमें क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि राज्य सरकारें इसमें बड़े कदम उठा सकती हैं। उसके लिए वो सर्वे करें, आंकड़े इकट्ठा करें, जनगणना करें या कमेटियां बनाएं, लेकिन उनकी कोशिश ये जरूर होगी कि किसे आरक्षण की ज़रूरत है उसे ठीक से समझा जाए और उसके बाद कोई नियम बने, ताकि बाद में बवाल ना हो। हालांकि राज्य सरकार चाहे जो भी कर ले, जितना अच्छा ऑप्शन दे दें, लेकिन सब कुछ शांति से करा लें, ये इतना आसान नहीं। तो देखा जाए तो कोर्ट के डिसीजन के बाद राज्यों के अंदर इस बात पर चर्चा स्टार्ट भी हो चुकी होगी कि लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाए, और अगर एक बार इसकी पहचान हो जाती है तो सब कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब रिजर्वेशन सरकारी सेवाओं के लिए होगा या फिर किसी अन्य फील्ड के लिए, ये तो बात की बात है, लेकिन निकट भविष्य में काफ़ी नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात पर राज्यों का विशेष फोकस होगा कि चूंकि मामला आरक्षण से जुड़ा है, तो राज्यों की कोशिश जरूर होगी कि फूंक फूंक कर कदम उठाए और किसी भी विवाद से बचा जाए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि विवाद से बचना इतना आसान नहीं होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार मामला कोर्ट में भी जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य क्या है। आखिर कोर्ट ने कहाँ ऐसी कमी देखी जिससे उसे यह डिसीजन देना पड़ा, और उसके बाद इस डिसीजन से क्या बदलाव आ सकता है। तो इसमें एक बात तो साफ है कि कोर्ट ये चाहता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। आप ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर को ही देख लीजिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी, माँ बाप सब अमीर, जमीन जायदाद भरपूर, फिर भी पूजा खेड़कर आरक्षण की हकदार, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है वो भी कई IAS IPS या अन्य पोस्ट पर बैठे अधिकारियों के बारे में कथित तौर पर पोल खोल रहा है। गुजरात सरकार ने इस बारे में 4 IAS अधिकारियों की जांच की फाइल आगे बढ़ा भी दी है। तो जातिगत आरक्षण के पीछे खेल तो किया ही है पूजा जैसे लोगों ने, वो चाहे गलत सर्टिफिकेट के माध्यम से किया हो या फिर उस सर्टिफिकेट के माध्यम से लाभ लेने के लिए, लेकिन उन्हें ये पता था कि उनके सिलेक्शन में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, वे किसी और निडी की सीट खा गई और जो वंचित तबका है वो वंचित ही रह गया। पूजा जैसे लोगों या फिर अन्य लोगों के कारण हुआ ये कि SC ST में जिन जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया
वो लाभ उन्हीं जातियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते गए और एक दिन ये देखने को मिला कि जो आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ गए और जो पीछे रह गए वो पिछड़ते चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा प्रणाली को लेकर जो अपने डिसीजन में बात की है, वो इसी खामी को दूर करना है ताकि अत्यंत पिछड़े एवं आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गए लोगों या जातियों को इसका लाभ मिल सके। कई ऐसे राज्य हैं जहां बनिया या कोयरी या फिर यादव जाति को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है और आरक्षण का सबसे अधिक फायदा भी इन्हीं जातियों ने उठाया। कोई डीएम बना, कोई एसपी, तो कोई बैंक मैनेजर और समय के साथ ये काफ़ी आगे बढ़ते गए, लेकिन इसी ओबीसी में नोनिया और तुरहा जैसी जो जातियां थीं वो पिछड़ती गई। हमने अपने गांव घर में कई मौक़ों पर इन जातियों के लोगों को काम करते आज भी देखा है और उन्हें 35 साल पहले भी देखा था। मतलब उनकी स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला क्योंकि उनका फ़ायदा कोई और उठा रहा था और वे बेचारे गरीब होते चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और ज़रूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज़्यादा लाभ या कह सकते हैं कि फ़ायदा मिल सकेगा। हालांकि यदि राज्य एक या ज़्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेते हैं तो यह छेड़छाड़ के समान होगा, क्योंकि यह अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा होगा। सरकार के पास जातियों का डेटा होना चाहिए। इस डेटा का आधार ज़मीनी सर्वे होना चाहिए। इसी आधार पर कोटे में कोटे वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।